कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि जिन वाक़यात पे लेटर ऑन या टाइम गुजरने के बाद जब आप गौर करते हैं तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में किस कदर अजीब वाक़या पेश आया था। नदीम साहब की ऐसी ही एक कहानी हमारे पास मौजूद है, और इससे पहले हम उनकी कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक कर दें और कोशिश करें कि आज मेरी इस वीडियो को कम से कम एक जानने वाले में, अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करें। 1992 चल रहा था और मैं अच्छी तरह याद है कि चौथी या पाँचवीं क्लास का स्टूडेंट था और मैं शकरगढ़ के करीब एक प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। हालांकि अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हुआ करते थे और इक्का दुक्का प्राइवेट स्कूल थे जो कि बहुत कम ही दिखाई दिया करते थे। मैं आज भी जब उस बात पे गौर करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्कूल के अंदर कोई मिलाद चल रहा था या शायद कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, और जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स यानी हमारे घर वाले हमारे साथ स्कूल के अंदर मौजूद थे। आमतौर पे जो प्रोग्राम्स हैं वो 3 बजे 4 बजे तक ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि जिस रात यानी जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसको शुरू होते होते ही दोपहर के तकरीबन 2 या 3 बज चुके थे, और जहाँ तक इसके ख़त्म होने का ताल्लुक़ है तो ऐसा लग रहा था जैसे 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। मेरा एक दोस्त था जो कि शुरू से ही मेरे साथ रहा करता था। वो मुझे इशारा करने लगा कि आंखें बचा के पीछे जो स्कूल वाला हिस्सा है यानी जहाँ पे क्लास मौजूद हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं। इसी तरह मेरे साथ साथ हम 3-4 दोस्त जमा हुए और चारों दोस्तों ने अपनी क्लास की तरफ चलना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था कि हम क्लास की तरफ क्यों जा रहे हैं। शायद हम देखना चाहते थे कि जब ये स्कूल बंद होता है या क्लासें यहाँ पे नहीं हो रही होती तो यहाँ पे किस तरह की खामोशी हुआ करती है। इसी तरह चलते चलते बिलाखिर हम लोग उस जगह पहुँचे जहाँ पे हमारा क्लासरूम मौजूद था, और जब हमने क्लासरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे क्लासरूम के इस दरवाजे को लॉक कर दिया गया है। खैर, हम शरारती बच्चे थे, हमने अपने तौर पे बहुत कोशिश की और धक्का वगैरह मार के जैसे तैसे इस दरवाजे को अनलॉक कर लिया। जब हमने इस दरवाजे को खोला तो कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पे अंधेरा मौजूद था, लेकिन कमरे के कोने में जो 2 खिड़कियां मौजूद थीं उसका जो हिस्सा था, क्योंकि वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, जिसकी वजह से उन खिड़कियों की तरफ से थोड़ी थोड़ी रोशनी कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। अब पहले हमारा इरादा यही था कि हम क्लासरूम में थोड़ी देर बैठेंगे, बैठने के बाद वापस उसी मिलाद में, उसी प्रोग्राम में जाके शामिल हो जाएंगे, और ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। इसी दौरानिए में अचानक से हम में जो एक दोस्त था जो कि हम सब में सबसे ज़्यादा शरारती था, वो पीछे यानी जहाँ पे वो खिड़कियाँ मौजूद थीं उस तरफ गया और उसने जैसे तैसे धक्का दे के ये दोनों जो खिड़कियाँ हैं इन दोनों खिड़कियों को न सिर्फ खोला बल्कि खोलने के बाद खिड़की से बाहर की तरफ झांक के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझ के शोर करना चाहता है या अपनी शरारत को हम सबको महसूस करवाना चाहता है। कुछ देर तक बाहर की तरफ उसने चीख के शरारतनुमा अंदाज में अंदर की तरफ देखना शुरू किया और वापस फिर हमारे पास आके हमसे बातें करने लगा। अभी हमें खड़े हुए मुश्किल से 3 या 4 मिनट गुजरे होंगे। हमें ऐसा लगा कि जो स्कूल की खिड़कियां हैं यानी जो इस क्लासरूम के आखिर में 2 खिड़कियां मौजूद हैं वहाँ पे कोई शेड सा हमें महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिड़की के बाहर की तरफ से यानी जो पीछे वाला हिस्सा था जिसे आप गैलरी कह सकते हैं, वहाँ से कोई यहाँ पे आके ना सिर्फ खड़ा हो चुका है बल्कि उसके शेड का हमें बाकायदा एहसास हो रहा था। पहले हमारा ख्याल यही था कि शायद कोई चौकीदार है या फिर कोई क्लास का टीचर है या कोई इसी स्टाफ का मेंबर है जो कि पीछे की तरफ से हमें मना करने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि जब हम खिड़की की तरफ बढ़ते चले गए और हमने एग्जैक्टली खिड़की के सामने जाके उस खिड़की की तरफ देखना शुरू किया तो हमने कुछ अजीब सा मंजर देखा। हमने देखा कि एक बच्चा जो कि महज 8 या 9 साल का होगा वो खिड़की के बाहर की तरफ यानी उस तरफ मौजूद है जहाँ पे गैलरी है। हैरान कुन तौर पे इस बच्चे का जो चेहरा था वो कुछ अजीब सा था, यानी उसका चेहरा हरा हरा सा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे पे हरे कलर का रंग कर दिया गया हो। कुछ अजीब तरीके से हरे कलर के चेहरे के साथ साथ उसकी जो आंखें थीं ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से आंख चमकती हुई या अंगारे निकलते हुए महसूस हो रहे हैं।
कुछ अजीब सी शरारती सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी। और अब ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे या उसके सर के ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे दो छोटे छोटे उभार या फिर आप कह सकते हैं कि सिंगनुमा कुछ मौजूद है। आप यकीन करें, हम छोटे छोटे से बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद हम इस कदर डर चुके थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमने बाकायदा कांपना शुरू कर दिया है। इतनी उम्र नहीं थी, इतनी मालूमात नहीं थी, इतनी कोई तिलावत या कुरान करीम की कोई आयत वगैरह हमें याद नहीं थी। अपने तौर पे हमने ना सिर्फ पीछे हट के वापस पलट के उसी तरफ चलना शुरू किया जिस तरफ से हम यहाँ पे आके खड़े हुए थे, बल्कि हमने बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ साथ बाकायदा भागना शुरू कर दिया। हैरानकुन बात यह थी कि जैसे जैसे हम भाग रहे थे तो भागते भागते हमारे सीधे हाथ पे जितनी भी क्लासेस मौजूद थीं, ऐसा लग रहा था कि तमाम क्लासेस के ना सिर्फ दरवाजे बल्कि खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल चुकी हैं। और जब जब हम उन खिड़कियों उन दरवाज़ों के सामने से गुजर रहे थे, हमें हर क्लास में वो बच्चा या उसका चेहरा नज़र आ रहा था। अल्लाह जानता है, जो सफ़र जो कि महज 30, 35 या 40 सेकंड का सफ़र था, ये जैसे तैसे हमने ना सिर्फ तय किया, बल्कि जब हम उस जगह पहुँचे जहाँ पे वो मिलाद या प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ जाते ही हम में से 2 बच्चे बेहोश हो गए। खैर, जब लोगों ने देखा कि ये बच्चे वहाँ से पसीने में शराबोर भागते हुए आ रहे हैं, और ना सिर्फ भागते हुए आ रहे हैं बल्कि 2 बच्चे बाकायदा बेहोश हो चुके हैं, तो लोगों को ये लगा कि जैसे कोई चोर, डकैत या इस तरह के लोग इन बच्चों को नज़र आए हैं। लोग बताते हैं कि जब वो वहाँ पे गए या वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पूरी क्लासों का या पीछे के हिस्से का जायज़ा लिया, तो वहाँ पे उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि हम तमाम के तमाम बच्चे इस वाक़े के बाद ना सिर्फ बीमार रहे, बल्कि मेरा ख़्याल है कि हमें तकरीबन 10 या 11 दिन तक शदीद बुखार रहा। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि जो कुछ मैंने देखा था, क्या वो हकीकत थी या सरासर हमारा वहम था। ये स्टोरी हमें साबिर साहब ने कराची से ही शेयर की है। और ये बता दें कि अब से कुछ अरसे पहले, यानी 3 या 4 साल पहले, जब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करते थे, तो क्योंकि इनके पास एक प्राइवेट कार मौजूद थी, तो अक्सर जब इनको टाइम मिलता तो ये उबर और करीम, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके अंदर अपनी गाड़ी को चलाया करते थे। इसकी वजह ये थी कि अक्सर इनके कुछ पैसे बन जाया करते थे, और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा साफ सुथरा काम है। ये बताते हैं कि 2019 और 20 चल रहा था, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको घर से निकलते हुए रात के तकरीबन 9 या 10 बज चुके थे। अब इनका ख्याल यही था कि 2-3 घंटे तक मैं गाड़ी चलाऊंगा और इस दौरानिए में जितनी भी राइड्स मिलेंगी मैं उनको कंप्लीट कर लूँगा। बहरहाल इत्तफाक से 11:45 बजे का टाइम था और इनको एक राइड मौसूल हुई। ये जो राइड थी, ये राइड बेसिकली अलादीन पार्क से बहरिया टाउन की तरफ की राइड थी। पैसेंजर को इनको अलादीन पार्क से पिक करना था और फिर बहरिया टाउन में ड्रॉप करना था। अब जब इनको ये राइड मौसूल हुई तो ये पहले सोचने लगे कि रात में बहरिया टाउन की तरफ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने अपने तौर पे उस पैसेंजर को कॉल की या उससे कांटेक्ट किया और उससे रिक्वेस्ट की कि इस राइड को कैंसिल कर दें, क्योंकि मेरे लिए इतनी दूर जाना या वहाँ पे जाके खाली वापस आना किसी भी तरह बेहतर नहीं हो सकता। बहरहाल जब इन्होंने पैसेंजर को कॉल की तो जो पैसेंजर था वो इनको कहने लगा कि एक इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन बहरिया टाउन जाना है, और अगर आप चाहें तो मैं इस राइड को कैंसिल भी कर देता हूँ और उसके बाद आप प्राइवेटली मेरे पास आ जाएं। मैं आपको बहरिया टाउन लेके जाऊँगा, लेकिन आपको जाने और आने के दोनों के पैसे दे दूँगा। अब ये जो ऑफ़र थी ये बड़ी माकूल ऑफ़र थी, लिहाजा इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैसेंजर को पिक किया जाए और जो पैसे इनके और उसके दरमियान तय हो चुके हैं उन पैसों पे इस पैसेंजर को बहरिया टाउन ड्रॉप कर दिया जाए। अब इनका प्लान ये था कि जब उस पैसेंजर को ये बहरिया टाउन में ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के बाद बाहर आके खड़े हो जाएंगे
और नेक्स्ट किसी राइड का वेट करेंगे। ऐसे ही हुआ कि जब इन्होंने पैसेंजर को पिक किया और पिक करने के बाद जब इन्होंने उसको बहरिया टाउन में उतारा तो रात के तकरीबन 1:20 1:25 का टाइम हो रहा था। ये बताते हैं कि जब मैं उस पैसेंजर को उतार के बहरिया टाउन के गेट की तरफ आया तो मैं मुसलसल वेट कर रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल जाए तो मेरे जो पैसे हैं या मेरा जो मुनाफा है वो दुगना हो जाएगा। बहरहाल ये जैसे ही बहरिया टाउन के गेट के पास आए तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनके जो मोबाइल के सिग्नल्स थे वो मुकम्मल तौर पे जा चुके थे। ये बताते हैं कि हालांकि इससे पहले भी ये वहाँ पे गए थे लेकिन कभी भी इस तरह से सिग्नल के ड्रॉप होने का कभी भी इनको सामना नहीं करना पड़ा था। तकरीबन 25 या 30 मिनट तक ये वहीं पे खड़े रहे और मुसलसल मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बावजूद ना ही सिग्नल आ रहे थे और ना ही नेट कनेक्ट हो रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही 2:05 2:10 का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि अब मज़ीद यहाँ पे रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद कराची की तरफ बढ़ने लगा। अभी मुझे बहरिया टाउन से निकले हुए 7 या 8 मिनट हुए होंगे। तो इन 7 या 8 मिनट के बाद मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहां पे दूर दूर तक ना ही किसी भी किस्म की आबादी मौजूद थी, ना ही वहां पे किसी भी तरह की लाइट्स का इंतज़ाम था। बस हाईवे का जो भी ट्रैफिक था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ वो कभी मुझे क्रॉस करती थीं और कभी मैं उनको ओवरटेक करता था। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे यानी जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ आगे कहीं दूर जाके जहाँ तक मेरी गाड़ी की लाइट पड़ रही है शायद कोई फैमिली या कोई औरत खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथ के इशारे से मुझे रुकने का कह रही हो। अब मुझसे जो आगे गाड़ी चल रही थी वो बेसिकली एक सुजुकी थी और पहले मुझे लगा कि शायद ये जो औरत है वो इस सुजुकी को रोकने का इशारा कर रही है, लेकिन ये जो सुजुकी ड्राइवर था ये बजाय इसके कि उस औरत के सामने गाड़ी को रोकता, ये उसको क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ गया। अब जैसे ही मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि इस औरत ने बज़ाहिर ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं और हुलिये से बहुत ही साफ सुथरी या किसी अच्छी फैमिली की औरत लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत के बिल्कुल बराबर में शायद कोई बच्चा भी है जो उसके साथ खड़ा हुआ है। मैं एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार था कि इस औरत के सामने गाड़ी रोकूं या फिर इसके सामने से गाड़ी गुजारता हुआ आगे बढ़ जाऊं। खैर इसी शशोक-मंज में जब मैंने उस औरत के हुलिये पे दोबारा से गौर किया तो मैंने सोचा कि गाड़ी को रोक देना चाहिए। अल्लाह ना करे ये औरत किसी परेशानी में हो या किसी इमरजेंसी में घर से बाहर निकली हो। लेकिन ये जो रोड था, ये जो जगह थी, इसमें करीब जवार में एतराफ़ में ना कोई मकानात मौजूद थे और ना ही किसी भी किस्म के होटल्स पम्प्स वगैरह नज़र आ रहे थे। बहरहाल जब मैंने गाड़ी मुकम्मल तौर पे उस औरत के सामने ले जाके रोकी तो वाकई में वो एक महज़िब घर की एक पढ़ी लिखी औरत लग रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी उसके सामने रोकी तो वो जो औरत थी उसने एकदम से मुझे कहा कि सर हम लोग बहरिया टाउन से निकले थे और हमने उबर या करीम बुक की थी, लेकिन ड्राइवर से कुछ बहस होने की वजह से उस ड्राइवर ने हमें रास्ते में ही इस वीराने में उतार दिया है और हमें उतारने के बाद अल्लाह जाने कहाँ चला गया है। तो अगर आप बुरा ना माने, हमें कराची ही जाना है, जो भी किराया होगा वो हम आपको दे देंगे। अब ये सुनने के बाद मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो चुका था और मैंने हाथ के इशारे से उस औरत को बैठने का कहा। जैसे ही मैंने हाथ का इशारा किया तो एकदम से ये जो दरवाज़ा था वो खुला और वो औरत अपने बच्चे के हमरा मेरी गाड़ी में पीछे बैठ गई। अब जब ये औरत
अपने बच्चे के हमरा मेरी गाड़ी में बैठी तो ये जो औरत थी हर लिहाज से न सिर्फ नॉर्मल लग रही थी, बल्कि वाकई में ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे इसने जो कहानी या जो किस्सा मुझे बताया है इसके साथ हूबहू वैसा ही हुआ होगा। अजीब बात यह थी कि इस औरत के बिल्कुल साथ जो बच्चा बैठा हुआ था, हालांकि पीछे की तरफ इतनी रोशनी मौजूद नहीं थी, लेकिन जितना उसका चेहरा मुझे नजर आ रहा था तो ऐसा लग रहा था उस बच्चे की जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर धसी हुई हैं। मुझे लगा कि शायद इसके साथ कोई मेडिकल इशू होगा, लिहाजा मैंने मज़ीद उसके बारे में न बात की और ना ही उसकी तरफ दोबारा से अपनी नज़र डाली। अभी जबकि हमने मुश्किल से 5 या 7 मिनट का मज़ीद सफ़र तय किया होगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ से, यानी जहाँ पे वो औरत अपने बच्चे के हमरा बैठी हुई है, किसी ने कुछ अजीब सी आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो भी पीछे बैठा हुआ गुनगुना रहा है, हालांकि मुझे उसकी ज़बान या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लेकिन उसकी जो आवाज़ है उसमें इस कदर तासीर मौजूद है कि दिल बार बार यही चाह रहा था कि जैसे वो मुसलसल गुनगुनाता रहे। बहरहाल जब मैंने बैक व्यू मिरर से उस औरत की तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा ही था कि वो जो औरत पीछे बैठी हुई थी वो मुसलसल लहरा लहरा के ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गुनगुना रही है। और ना सिर्फ वो गाना गुनगुना रही थी बल्कि मुसलसल वो अपने हाथों से यानी अंगूठों की मदद से चुटकियां भी बजाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो इसी खुशी की वजह से इस तरह से गुनगुना रही है। इसी दौरानिए में जबकि वो औरत मुसलसल गुनगुना रही थी, जब मैंने उसके बच्चे पे दोबारा से नज़र डाली तो अब मैंने देखा कि उस बच्चे की जो दोनों आंखों की पुतलियां हैं वो एकदम से ऊपर चढ़ चुकी हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं उनकी जो आई बॉल्स हैं ना सिर्फ सफ़ेद हो चुकी हैं बल्कि उस बच्चे के जो चेहरे का रंग था वो देखते ही देखते नीला पड़ता जा रहा था। खैर इसी दौरानिए में जब मैं उसके चेहरे पे या इनके अजीब बर्ताव पे गौर कर रहा था, उस औरत ने मुझे हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का कहना शुरू किया। और जैसे ही उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का बोला तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी की स्पीड स्लो की। और स्पीड स्लो करने के बाद जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरी गाड़ी जिस जगह पे जाके रुकी थी वहाँ पे उल्टे हाथ पे एक बहुत पुराना सा खंडरनुमा कमरा बना हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि अभी कराची आने में तकरीबन 40 या 45 मिनट का रास्ता रह चुका है, तो बिलाखिर ये औरत यहाँ पे क्यों उतरना चाहती है। इसी दौरानिए में जब मैं उस खंडर या कमरे के ऊपर गौर कर रहा था, मेरी गाड़ी के दोनों दरवाजे यानी लेफ्ट और राइट वाले जो पैसेंजर दरवाजे थे वो एकदम से खुले और ऐसा लगा जैसे उन दोनों दरवाज़ों से कोई बाहर निकला है। और जैसे ही मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मेरी गाड़ी के दोनों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन गाड़ी के ना कोई अंदर की तरफ मौजूद था ना ही गाड़ी के बाहर की तरफ कोई खड़ा हुआ था। अब मुझे लगा कि शायद ये दोनों फुर्ती से उतरे और उतरने के बाद इन्होंने सामने की तरफ चलना शुरू कर दिया है। इसी दौरानिए में जब मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैंने बाहर आके जब उस तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि ना उस कमरे की तरफ और ना ही मेरे अतराफ में या गाड़ी के करीब वो औरत और वो बच्चा मौजूद थे और ना ही गाड़ी के अंदर मौजूद थे। खुदा जाने उस औरत और उस बच्चे को ज़मीन खा गई थी या फिर आसमान निगल गया था। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जिस औरत और बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में पीछे बिठाया था ये यकीनन किसी भी तरह इंसान नहीं थे। इसी दौरानिए में
जैसे ही मेरी समझ में ये बात आई तो मैं फ़ौरन से अपनी गाड़ी की सीट पे बैठा और मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन दिया। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था, मुझे दोबारा से उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। और जैसे ही मुझे उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह जानता है कि ये जो कराची तक का रास्ता था मैंने किस तरह किस खौफ के आलम में तय किया। और जैसे ही मैं कराची में अपने घर पहुंचा तो मुझे 102 103 बुखार हो चुका था। तकरीबन अगले 7 या 8 दिन तक मुझे ना सिर्फ शदीद बुखार रहा बल्कि अक्सर मुझे उस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी।